आगे हमारे पास है फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, पूरा टॉपिक का नाम आ जाएगा फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। इसने पूरा नहीं लिख रखा आगे, ठीक है। तो मतलब ये है कि कोई करंट कैरिंग वायर है, उसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी। उस फोर्स के बारे में हमने पढ़ना है। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे तो उसके ऊपर फोर्स लगती है। तो अगर किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो जाहिर सी बात है उस पर भी फोर्स लगेगी, क्योंकि करंट चार्ज के मोशन के कारण तो होता है। तो जब चार्ज मोशन में होता है, अगर उस पर फोर्स लगती है तो इसका मतलब है कि करंट कैरिंग वायर, उसके ऊपर भी फोर्स लगेगी। तो वो हमने चीज कैलकुलेट करनी है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये वायर है हमारे पास, इस वायर की लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, एंड एन एक नंबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ये नीचे लिख रखा है यहाँ पर कि सपोज हमारे पास वायर है जिसकी लेंथ है एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कितना है एन। ओके, तो इस वायर के हमने ये कुछ डायमेंशंस कंसीडर कर ली। ओके, अगर हम ये जानते हैं कि जो फोर्स होती है चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में वो ये लगती है। ओके, ये इक्वेशन 1 में जो लिख रखा है। और अगर हम देखें कि इस वायर में अब कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे टोटल, तो हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। ओके, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वो होंगे एन ए एल। ए एल क्या हो जाएगा, वायर का वॉल्यूम हो जाएगा, और एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो एन ए इंटू एल क्या हो जाएगा, ये तीन जो टर्म्स हैं ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे वायर में जितने हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई है तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, ये ई भी मल्टीप्लाई हो जाएगा इस टर्म के साथ, मतलब एन ए एल ई, इतना टोटल चार्ज होएगा इस वायर के अंदर, जिसका हमने क्रॉस सेक्शन एरिया ए माना है, लेंथ एल, एंड एन ये नंबर मान रखा है इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो उस पर चार्ज इतना आ गया। इसी चार्ज को तुमने उठाकर पहली इक्वेशन में भर देना है। और जब इलेक्ट्रॉन किसी वायर से मूव करते हैं, जो जिसके कारण के इलेक्ट्रॉन होता है, करंट होता है जिसके कारण, तो वो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, तो v की जगह पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर जो v है उसकी जगह पर vd आ गया। तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन ए एल इंटू ई, क्यू की वैल्यू हमने ये भर दी, एंड v की जगह पर कितना आ गया, vd, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो वायर में फ्लो कर रहे हैं वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से फ्लो कर रहे हैं, क्रॉस b मैग्नेटिक फील्ड आ गया। ये जो टर्म है ना एन ए एल, इसको आप अंदर लिख दो। तो एन ए एल जैसे ही अंदर जाएगा तो हमारे पास ये कुछ टर्म बन गई इस तरह से। ओके, तो वैसे ये इसने इसको लिख दिया है, एन ए एल को इनसाइड लिख दिया है। हमने सिर्फ एल को बाहर रखना था, ये जो यहाँ पे लिख रखा है, एंड बाकी टर्म को एन ए ई को अंदर लिखना है। तो मतलब सेकंड स्टेप ये वाला करने की जरूरत नहीं है, ये वाला स्टेप, ये तो ऐसे ही फालतू में लिख दिया गया है। ओके, तो जैसे ही एल को बाहर रखेंगे बाकी एन ए ई को अंदर लेके जाएंगे, तो ये बन जाएगा एन ए ई वी डी क्रॉस बी। तो ये एन ए इंटू वी डी क्या होता है, ये हमने पहले पढ़ रखा है, करंट होता है, तो इसकी जगह पे फिर आई लिख दिया है। ओके, क्रॉस बी वैसे का वैसे आ गया, एल बाहर है, तो ये एल को तुम बस ऐसे लिख सकते हो इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है वैसे भी, तो ये अपने पास आ जाएगा इस तरह से। ओके, फिर फॉर्मूला आ गया एफ का, इट इज आई इंटू एल क्रॉस बी। ओके, तो अगर हम देखें, ठीक है, तो एल क्रॉस बी को हम क्या लिख सकते हैं, एल बी साइन थीटा, एंड अगर एंगल 90 डिग्री है जैसे इसके केस में, जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है एंड जो लेंथ वेक्टर है, लेंथ की डायरेक्शन तो ये हो जाएगी ऊपर को, वायर तो इस तरह से पड़ी है, और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, तो दोनों के बीच में एंगल 90 है, तो इस वजह से 90 डिग्री एंगल आ गया, तो साइन 90 1 हो जाएगा, और एफ की जो वैल्यू आ जाएगी डेट इज द आई बी एल, एफ इज इक्वल टू द आई बी एल। ओके, इसके केस में जो हमारे ऊपर फिगर बनाई हुई है, तो वैसे जनरल ये फॉर्मूला होता है जो यहाँ पे राइट में लिख रखा है कि एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी एल क्रॉस बी। ओके, हम एफ इसको इतना लिख देते हैं जनरल रिजल्ट में। तो चलो, वैसे तो तुम्हें इसी की जरूरत है बोर्ड के टर्म के एग्जाम्स के लिए, तो ये तुमने दिमाग में याद रखना है। आगे हमारे पास है फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। मतलब दो हमारे पास वायर है, यहाँ पे फिगर में शो कर रखी है, एक में करंट I1 फ्लो कर रखा है और दूसरी में करंट I2 फ्लो कर रखा है। इन दोनों वायर्स में हमारे पास कुछ ये फोर्स लगाएंगी एक दूसरे के ऊपर, उस फोर्स की वैल्यू को हमने देखना है।
तो होएगा क्या, इसको हम कैसे समझेंगे, जैसे ये वायर में I2 करंट फ्लो कर रखा है तो इसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड होएगी, इसी तरह I1 वायर की वजह से भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होएगी। तो हम ऐसा ज्यूम करेंगे कि ये जो I1 वायर है इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है राइट डायरेक्शन में, वो हम राइट हैंड थंब रूल से उसकी डायरेक्शन इनटू द प्लेन आएगी, इसलिए क्रॉस बना रखा है हर जगह। मतलब ये है कि ये जो वायर है जिसमें करंट I1 है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होएगी इस रीजन में, राइट साइड वाले रीजन में, यहाँ पर जो वायर पड़ी हुई है इनटू द प्लेन। और ये मैग्नेटिक फील्ड में जो इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर ये वायर पड़ी हुई है I2। तो इसका मतलब है ये करंट कैरिंग वायर जिसके अंदर करंट I2 है वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई है। वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस वायर की वजह से है। तो इस वजह से इस वायर के ऊपर, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई है करंट कैरिंग वायर, तो इस पे फोर्स लगेगी। ओके, एंड फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन लेफ्ट होएगी, है ना। इस वायर के ऊपर जिसमें करंट I2 है इस पे फोर्स की डायरेक्शन लेफ्ट होएगी। तो हम कैसे निकाल सकते हैं फोर्स की डायरेक्शन, कैसे, फोर्स की डायरेक्शन इसी से निकलेगा, ये जो हमें दे रखा है इस वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है। तो पहला वेक्टर है जो है L है, इसके लॉन्ग फिंगर रखेंगे, दूसरे के लॉन्ग घुमाएंगे राइट हैंड यूज करके। तो राइट हैंड यूज करोगे तो पहला वेक्टर L ऊपर को, तो L की डायरेक्शन वही लेनी है जो करंट की डायरेक्शन है, ये L की डायरेक्शन वही आएगी। तो करंट तो ऊपर को फ्लो कर रखा है, तो करंट की डायरेक्शन अगर ऊपर है तो L की डायरेक्शन भी ऊपर आ गई। तो फिंगर्स को, राइट हैंड की फिंगर्स को ऊपर को रखो और नीचे को टर्न करोगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है तो थंब लेफ्ट साइड आएगा। तो लेफ्ट साइड आने का मतलब है कि इस वायर के ऊपर जो फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन लेफ्ट होएगी। ओके, तो इस तरह से फोर्स की डायरेक्शन का पता लग जाएगा। आगे इसको यूज करके हमने फोर्स की वैल्यू भी निकाल लेनी है। तो एंगल तो फिर से 90 डिग्री है इसके केस में। I एंड B कितना है, ये जो L एंड B है बेसिकली, नॉट I, L एंड B एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो एंगल तो फिर से 90 डिग्री आ जाएगा। तो आगे हम इसको सॉल्व करते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। ओके, तो बस आगे ये फॉर्मूला लगा देना है, ये जो फॉर्मूला लिख रखा है IL क्रॉस B, ठीक है। तो फोर्स हम सेकंड वायर पे निकाल रहे हैं पहले वाले की वजह से, ओके, यहाँ पर तो इसलिए 2-1 लिख दिया यहाँ पर। तो वो कितनी आ जाएगी, सेकंड वायर पे फोर्स निकाल रहे हैं तो करंट सेकंड वायर में कितना है, I2 है, और सेकंड वायर पे के जिस एलिमेंट पे हम फोर्स निकाल रहे हैं उसकी लेंथ हमने L मान लिया है, तो I2 इंटू L आ गया। और B1 यहाँ पर है, B1 इसलिए है क्योंकि जो सेकंड वायर है वो उस रीजन में पड़ी है, उस मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी है जो पहली वायर की वजह से है। तो पहली वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, इस वजह से B1 लिख दिया है। और जो लेंथ एलिमेंट है और मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों 90 डिग्री एंगल पर है, फिगर में तुम देख सकते हो, ठीक है। तो मैक्सिमम केस में 90 होता है एंगल, तो ये अपने पास 90 आ जाएगा। तो हमारे पास ये फोर्स आ गई सेकंड वायर पे पहली वाले की वजह से, ओके, पहली वाले की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सेकंड वायर पे फोर्स आ गई। आगे हमने क्या करना है, साइन 90 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ओके। उसके बाद ये B1 कितना आ जाएगा, क्योंकि वायर कितनी है, वायर तो इन्फाइनाइट लेंथ है, दोनों वायर की लेंथ इन्फाइनाइट मान रखी है हमने, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है ये लिख रखा है यहाँ पर, इसका फॉर्मूला तुम्हें पहले भी बताया गया है, तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे भर देनी है, ओके। तो क्योंकि पहली वाली वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है ना, इस वजह से अब करंट I1 आ गया है, पहली वाली में करंट तो I1 है और दोनों के बीच में डिस्टेंस D है, दोनों वायर्स हैं जो पैरेलल, बीच में डिस्टेंस D है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो सेकंड वायर पे होएगी पहली वाले की वजह से उसकी इतनी वैल्यू आने वाली है, तो ये यहाँ पे भर दी है। और L तो एलिमेंट था सेकंड वायर के ऊपर, इससे डिवाइड कर दिया है। तो हमने फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है, इस L को तुम लेफ्ट साइड से डिवाइड भी कर सकते हो यहाँ पर, तो F डिवाइडेड बाय जो L आ जाएगा, मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ, उसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी μ0 I1 I2 डिवाइडेड बाय 2πd, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो हमने डेरिवेशन अभी पढ़ा है कि फोर्स बिटवीन द टू इनफाइनाइट लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स, ठीक है। तो इसको दिमाग में रखना है थोड़ा सा फॉर्मूले को भी। आगे हमारे पास एमीमीटर है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक्स भी बहुत आते होते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट लिख भी रखा है यहाँ पर। तो एमीमीटर तुम्हें पता चली गया होगा कि तुमने अब पढ़ रहे हो तो तुम्हें पता होगा कि एमीमीटर वो डिवाइस होती है जो करंट को मेजर करती है। एमीटर की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो ये होती हैं कि हम इसको हमेशा सीरीज में लगाते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा ये है कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत लो होता है। तीसरी बात कि आइडियल एमीमीटर का रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो ही होता है,
ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस लो होता है ना, तो आइडियल का केस में क्या आ जाएगा, ऑलमोस्ट 0। ओके, तो आगे हम क्या करेंगे, हमने कन्वर्जन करना है। हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर को हमने एमीटर बनाना है। तो गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर कैसे बना सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि ये जो गैल्वेनोमीटर है ना, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाना होता है जिसकी वैल्यू बहुत लो हो। इस रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। तो हमें गैल्वेनोमीटर को अगर एमीटर में बनाना है तो इसके पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगा देंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये जो पूरा सर्किट बन जाएगा, ये जो पूरा बन गया है जो भी, इसी को हम एमीटर बोलते हैं। मतलब हम एमीटर इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस होती है जो करंट को सिर्फ सेंस करती है। इट इज अ सेंसिटिव टू द करंट। अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रखा है तो गैल्वेनोमीटर अगर लगा दें तो हमें पता चल जाएगा उसकी डिफ्लेक्शन से कि वायर में करंट है। तो मतलब इसका काम यही होता है। तो इसके पैरेलल में अगर हम लो रेजिस्टेंस का कोई हम एक रेजिस्टेंस लगा दें तो हमारे पास जो डिवाइस बन जाएगी दैट इज अ एमीटर। अब गैल्वेनोमीटर के केस में हम क्या करेंगे कि हम मान लेते हैं कि एक वैल्यू होती है IG, उसको हम IG लिखते हैं, ये लिख भी रखा है। इस IG को बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, ये लिख रखा है यहाँ पर। ओके, इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट का मीनिंग ये होता है कि इस IG वैल्यू पर, मतलब इस करंट की वैल्यू पर गैल्वेनोमीटर के अंदर जो डिफ्लेक्शन होएगी ना वो फुल हो जाएगी, कंप्लीट डिफ्लेक्शन हो जाएगी। मतलब ये वो करंट की वैल्यू है जिस करंट पर इसकी जो नीडल होगी गैल्वेनोमीटर की वो पूरी की पूरी रोटेट कर जाएगी। उस करंट को हम IG बोलते हैं। मतलब मैक्सिमम इतना करंट इससे हम कह सकते हैं कि हम इसके पास करवा सकते हैं। तो अब हमने किया क्या है कि हमने पीछे से करंट आई है, हमने फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इससे पास करवा दी IG, तो बाकी बची हुई ऊपर जाएगी। तो ऊपर कितनी चलेगी है I माइनस IG। अब ये दोनों पैरेलल में है, ये जो रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू S है एंड जो गैल्वेनोमीटर है ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। तो इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमने G मान लिया है। तो अगर ये दोनों पैरेलल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस S के क्रॉस कितना होगा, डेट इज द I माइनस IG इंटू S। तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया है I माइनस IG इंटू S। ये पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस है शंट रेजिस्टेंस, इसके क्रॉस। गैल्वेनोमीटर के क्रॉस कितना होगा, डेट इज इक्वल टू गैल्वेनोमीटर से तो करंट IG पास कर दिया तो डेट इज IG इंटू G। तो IG इंटू G किससे आ गया, हमारे पास गैल्वेनोमीटर से पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। इन दोनों को इक्वल रख देना है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होंगे। अगर जब पैरेलल में होते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम। लिखा भी हुआ है S एंड G आर पैरेलल, सो दिस वैल्यू बिकम इज इक्वल टू दिस। यहाँ से तुमने क्या करना है, I की वैल्यू निकाल लेनी है। बाकी सारी टर्म को एक साइड पे रखकर हम क्या करेंगे, I की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि I की तो वो वैल्यू है जिसको हम एमीमीटर क्या करेगा, मेजर करेगा। तो ये आगे उसने निकाला भी हुआ है, यहाँ से तुम देख सकते हो। ठीक है, पहले अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, IG फिर इधर चला जाएगा, IG वाली टर्म इधर आ गई। उसके बाद S को नीचे लिख के, यहाँ से IG कॉमन लिख के लेके S को नीचे लिख दिया और हमारे पास I की वैल्यू ये आ गई है। S को नीचे लिखने के बाद दोनों के नीचे लिख दिएंगे हम। तो जब दोनों के नीचे लिख देंगे तो G बाई S आ जाएगा और S बाई S 1 हो जाएगा। तो ये बन गया अपने पास। दिस इज द I इज द करंट मेजर बाय द गैल्वेनोमीटर। IG इज कॉल्ड द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, ओके, फ्रॉम द गैल्वेनोमीटर। ये आ जाएगा अपने पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला जो हमने अभी पढ़ा है, स्कूल में बहुत पूछते होते हैं। इससे अगला जो आप पढ़ने वाले हैं वो ये है कि वोल्ट मीटर क्या होता है एंड वोल्ट मीटर हम कैसे बनाते हैं गैल्वेनोमीटर से। तो पहली बात है कि वोल्ट मीटर क्या होता है। अगर इसको हम देखें तो वोल्ट मीटर हमारे पास कुछ इस तरह का डिवाइस है जो वोल्टेज को मेजर करता है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या आ जाएंगी कि ये हमेशा हम सर्किट में पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। मतलब अगर तुमने किसी सर्किट में वोल्ट मीटर लगाना है ना तो हम सर्किट के पैरेलल में लगाते हैं। मान लो तुम्हारे पास कोई रेजिस्टेंस है जिससे तुमने क्या मेजर करना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो उस रेजिस्टेंस के पैरेलल में तुम इस वोल्ट मीटर को लगाओगे। ओके, जैसे मान लो पहले हमने क्या पढ़ा है, मीटर पढ़ा है ना। तो मीटर को हम कैसे कनेक्ट करते हैं, पहला पॉइंट में लिख रखा है इट ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज। मतलब अगर तुम्हारे पास कोई रेजिस्टेंस है उससे कुछ करंट फ्लो कर रहा है तो तुम करंट की वैल्यू मेजर करना चाहते हो तो तुम्हें एमीटर कैसे लगाना पड़ेगा, उसके सीरीज में लगाना पड़ेगा। अगर तुम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहते हो तो तुम्हें वोल्ट मीटर कैसे लगाना पड़ेगा, पैरेलल में लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए लिखा हुआ है इट ऑलवेज कनेक्ट इन पैरेलल टू द सर्किट। अगली बात ये आ जाएगी
कि इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी हाई। जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ना एमीटर वोल्ट मीटर का, वो बहुत ज़्यादा होता है। एमीमीटर का जैसे बहुत कम था, इसी तरह वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तीसरी बात ये है कि वोल्ट मीटर जो आइडियल होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इन्फानाइट होएगा। ठीक है, तो ये तीन मतलब एक तरह से प्रॉपर्टीज हम लिख सकते हैं। अगली बात ये है कि कन्वर्जन कैसे करेंगे गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर में। पहले हमने गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाया था, अब हम गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाना देखेंगे। तो उसके लिए करना क्या होता है, ठीक है, ये तो इसने गलत बनाया यहाँ पर, ये तो अमीटर के लिए बना रखा है, ये लिख भी दिया उसने ऊपर, ये नहीं हमने बनाना। ये है हमारे पास कि हमने क्या करना है, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में ही एक रेजिस्टेंस लगा देना है। ओके, ये गैल्वेनोमीटर है, इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दिया जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, वेरी हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो हमारे पास ये जो पूरा डिवाइस बन जाएगा, ये जो पूरा जो डॉटेड में शो रखा है, दैट इज कॉल्ड द वोल्ट मीटर। इसी को हम वोल्ट मीटर कहेंगे। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, अगर मान लो करंट आई फ्लो कर रही है तो गैल्वेनोमीटर से फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट तो आईजी होती है। तो सर्किट में अब यहाँ से आईजी करंट फ्लो कर रही है तो हमारे पास वोल्ट मीटर कितना मेजर करेगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में है तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, जी प्लस आर, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस जी है, तो जी प्लस आर टोटल रेजिस्टेंस हो गया। उसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, जितनी इससे करंट फ्लो कर रही है। तो करंट तो आईजी फ्लो कर रही है, तो आईजी से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो ये वोल्ट मीटर की रीडिंग आ जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर बाय द वोल्ट मीटर, दैट इज इक्वल टू आई जी मल्टीप्लाई बाय दिस फैक्टर जी प्लस आर। ओके, ऊपर इसने अलग अलग करके लिख दिया है, इसी टर्म को समझ लो। ओके, कि मतलब इसने ऊपर इस तरह से लिख रखा है, तो इससे भी पोटेंशियल डिफरेंस पहले निकाला, तो पहले जी से अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आई जी इंटू जी, फिर आर से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आई जी इंटू आर, तो दोनों ऐड करके लिखे हुए हैं ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा। मतलब ये है कि अगर हमने गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाना है तो उसके सीरीज में हम क्या करेंगे, एक बड़ी हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा देंगे और वो जो डिवाइस बन जाएगी फिर वो वोल्ट मीटर बन जाएगी और उसकी रीडिंग इतनी होएगी, ये जो हमने निकाल रखी है यहाँ पर। तो इस तरह से अपने पास यहाँ से निकल आएगा। आगे हमने पढ़ना है कि टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जैसे हमारे पास करंट कैरिंग जो लूप होती है उसको मैग्नेटिक फील्ड में अगर रख दे तो उसके ऊपर टॉर्क एक्ट करता है। ठीक है, जैसे हम डाइपोल को, इलेक्ट्रिक डाइपोल को मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो उस पर टॉर्क लगता था। सेम उसी तरह का ये एक चीज़ है ना, सेम टॉपिक है, उसी के साथ मिलता जुलता, बस ये मैग्नेटिक फील्ड में अब हमने रखना है लेकिन करंट कैरिंग लूप को, तो उस पर भी टॉर्क लगेगा। वो क्यों लगेगा वो हम आगे देखते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे ये फिगर में दिखा रखा है यहाँ पर, ये फिगर जो बना रखी है, ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हॉरिजेंटल है, तो हमारे पास ये कोई कॉइल है, इस तरह से रेक्टेंगुलर कॉइल है, रेक्टेंगुलर है ये किसी भी टाइम पर किसी एंगल पर पड़ी है मैग्नेटिक फील्ड से, मतलब मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजेंटल है एंड ये टिल्टेड पड़ी है, मतलब ओके, इसका जो एरिया वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई एंगल बना रहा है। ऐसे वैसे ज़्यादा समझ तो नहीं आएगा ऐसे इसको समझ देखने से, ठीक है, ये हमें मतलब क्लास में ही करना पड़ेगा, इस तरह से समझाना मुश्किल है ये, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ऊपर ऊपर से हल्का सा जल्दी से बता देता हूँ। ये जो दो कंपोनेंट है ना, ये जो ए डी एंड बी सी, जो हमारे पास ये दो डिस्टेंसेस है, अगर हम देखें तो इनके ऊपर जो फोर्सेस लगेगी, क्योंकि ये सारी की सारी वायर में करंट फ्लो कर रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड में भी पड़ी है, तो इस पर फोर्स लगेगी। फिर तो ए डी एंड ये बी सी पे फोर्स लगेगी बिल्कुल ऑपोजिट एंड अलोंग द वाई एक्सिस, इस तरह से जैसे ये कर्सर मूव कर रहा है बिल्कुल ऊपर को। इस वजह से इन दोनों फोर्सेस की वजह से टॉर्क जीरो होगा। ओके, तो मतलब ये तो टॉर्क लगना ही नहीं है इन दोनों फोर्सेस की वजह से, क्यों, वो इसका रीजन ये है क्योंकि ये एक्सिस बना रखी है, ये जो डॉटेड है ना ये एक्सिस बना रखी है, एंड जो फोर्सेस लगेंगी वो भी इस एक्सिस के लॉन्ग ही लगेगी। तो जब हम जानते हैं कि फोर्स जब एक्सिस से पास करती है तो उसकी वजह से टॉर्क तो जीरो होता है। इस वजह से बी सी एंड ए डी को तो हमें देखने की जरूरत नहीं है, बचे हैं ए बी एंड ये डी सी, तो इनके ऊपर फोर्स लगनी है एंड ये जो फोर्स की डायरेक्शन है वो ये देखो यहाँ पर शो कर रखी है एफ डी एंड यहाँ पर इधर को शो कर रखी है ना, एफ बी होगा ये, यहाँ पर भी एफ बी इधर को शो रखा है। तो ये ऑपोजिट फोर्स लग रही है किसी एक्सिस के अबाउट, जिसकी वजह से ये जो पूरा का पूरा हमारे पास ये रेक्टेंगुलर कॉइल है ये घूमेगी।
है ना, उसी को आगे इसने कैलकुलेट किया है। एंगल तो 90 डिग्री होना है, ठीक है, क्योंकि बी की डायरेक्शन हॉरिजेंटल है, लेंथ की डायरेक्शन हमेशा बी के परपेंडिकुलर ही है, तो इसलिए एंगल 90 डिग्री आ गया। फोर्स का ये फॉर्मूला वही लगाना है, आई एल क्रॉस बी, है ना। तो ये F3 लिखा है, मतलब F3 फोर्स है जो हम इसके ऊपर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर फोर्स निकाली, ये आ गई। इसी तरह ये जो फोर्स निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ये अपने पास तो आ गई है। F4 जो निकालेंगे वो इसके ऊपर निकालेंगे। ये F4 लिखा हुआ है बेसिकली, दिस इज F3 नॉट B। ओके, ये दिखने में मुझे B लगा, ये 3 है और ये 4 है यहाँ पर, तो F4 भी इतना ही आ जाएगा सेम जितना F3 है, ठीक है। F3 कितना आ रहा है हमारे पास, इट इज ये लिखा हुआ है BIL, तो उतना ही F4 भी आने वाला है BIL, लेकिन बस डायरेक्शन ऑपोजिट होएगी, ठीक है। तो फिर इसकी वजह से भी टॉर्क कितना आ जाएगा, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे पिछले केस में भी हमने टॉर्क निकाला था। तो F3 जब फोर्स, इसकी वजह से भी टॉर्क कितना है, F3 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस D है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस एक्सिस से, ये फोर्स F3 लग रही है इस एक्सिस से D डिस्टेंस के ऊपर, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस D है। ओके, किसी भी टाइम पर हमने D मान लिया, तो D परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब बेसिकली D क्या चीज़ है, यहाँ पर इसकी वैल्यू है, ये जो हमारे पास BC का आधा है ना, BC का आधा डिस्टेंस हमने D माना है। तो फोर्स तो एक्सिस से D डिस्टेंस पे लग रही है, मतलब, तो इसलिए F3 इंटू D आ गया, तो ये वैल्यू आ गई टॉर्क की BIDL। इसी तरह D इंटू F4 आ गया, ठीक है, ये टॉर्क वो भी BIDL ही आ जाएगा। तो ये दोनों टॉर्क लग रहे हैं, एक टॉर्क है F3 की वजह से इस एक्सिस के अबाउट, एक F4 की वजह से एक्सिस के अबाउट, दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई है एंड दोनों अपोजिट हैं, इस वजह से दोनों ऐड हो जाएंगे, है ना। अपोजिट का मतलब है कि दोनों की वजह से रोटेशन सेम डायरेक्शन में होगा, ठीक है। फोर्सेस नहीं, फोर्सेस तो अपोजिट है, लेकिन इनकी वजह से जो टॉर्क है उनकी डायरेक्शन सेम है, इस वजह से दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। मतलब ये F3 फोर्स भी इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगी, F4 भी एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाने की कोशिश करेगी, जैसे हम यहाँ से अगर हम देखें। ओके, तो वो दोनों ऐड हो जाने हैं, जैसे दोनों ऐड होंगे तो फिर ये 2D आ जाएगा यहाँ पर, BIL 2D। तो 2D कितना होगा, 2D हमने क्या कहा था, ये आधा डिस्टेंस D है, तो 2D डिस्टेंस तो टोटल हो गया ना, BC हो गया, मतलब BC उतना ही है जितना AD है, तो इसलिए इसने 2D की जगह पर कितना लिख दिया है, AD, है ना। 2D की जगह पर AD लिख दिया है, ठीक है। तो ये अपने पास इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो ये एंड में रिजल्ट हम जानते हैं कि AD इंटू L कितना हो जाएगा। अगर हम AD इंटू L देखें, AD ये डिस्टेंस हो गया, L हो गया ये वाला डिस्टेंस, AD इंटू L, तो ये तो एरिया हो जाएगा इसका, ठीक है। L इसकी ये लेंथ है, ये यहाँ पे बना भी रखी है L, ठीक है, L इसकी लेंथ है, AD इंटू L क्या आ जाएगा, एरिया। तो इसलिए AD इंटू L की जगह पर हमने एरिया A लिख दिया है। और करंट इंटू एरिया क्या होता है, उसको मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मूवमेंट बोलते हैं। ओके, तो इसकी वैल्यू हमने m भर दिया है, तो हमारे पास ये रिजल्ट इस तरह से निकल आएगा कि टॉर्क इज इक्वल टू द m क्रॉस b। तो ये आ जाएगा अपने पास इस तरह से टॉर्क की जो वैल्यू होएगी हमारे पास, ठीक है, इसके केस में। तो m क्रॉस b इसको हमने दिमाग में रखना है, तुमने I इंटू ए की जगह पर हमने m डाल दिया है, m इज द मैग्नेटिक मूवमेंट, तो ये आ जाएगा m क्रॉस b। जैसे जब इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा होता है, तो उसकी जो टॉर्क की वैल्यू आती है डेट इज अ P क्रॉस E, है ना। तो उसी तरह यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल जिसकी मैग्नेटिक मूवमेंट m है, वो मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है, तो टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, m क्रॉस b। तो ये आ जाएगा आंसर। आगे हमने देखना है यहाँ पर, ओके, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पिछले वाला भी इंपॉर्टेंट था, वैसे ये इंपॉर्टेंट है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, तो ये थ्योरी तुमने पढ़ लेना है। ये गैल्वेनोमीटर, मूविंग का गैल्वेनोमीटर मतलब गैल्वेनोमीटर जो हम यूज़ करते हैं वो कैसे होता है। ये नीचे मैं तुम्हें थोड़ा इसका कंस्ट्रक्शन बता देता हूँ, ये ऊपर तुमने पढ़ लेना है। ये रीडिंग्स होती हैं, यहाँ पे रीडिंग्स लिखी होती हैं। होता क्या है कि ये दो पोल होते हैं, तो हमारे पास एक नॉर्थ है एक साउथ है, तो उसके बीच में एक हमारे पास ये सॉफ्ट आयरन कोर है जिसके ऊपर हमने इस तरह से वायर को टर्न करके रखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से है, ओके, इसके 90 डिग्री एंगल पर, मतलब ये कोर के, सॉफ्ट आयरन कोर के। तो हम टॉर्क की वैल्यू जानते हैं कि टॉर्क कितना एक्ट करता है, m क्रॉस b होता है, अभी हमने पीछे निकाला है। तो इसके केस में जो मैग्नेटिक मूवमेंट होएगी, है ना, उसकी डायरेक्शन एंड b की डायरेक्शन 90 डिग्री होनी है। तो पहले तो हमने m b साइन थीटा लिख दिया, अब थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 90। वो 90 इसलिए आएगी कि जो
मैग्नेटिक मूवमेंट है ना एम उसकी, एंड जो मैग्नेटिक फील्ड है बी, उसकी डायरेक्शन क्या आएगी एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तुम देख सकते हो यहाँ पर ये जो वैल्यू कितनी लिख रखी है हमारे पास है 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री थीटा आ जाएगा, तो फिर थीटा 90 डिग्री आ गया तो ये टॉर्क एम भी आ जाएगा। और हम ये भी जानते हैं कि एम की वैल्यू क्या होती है, एम की वैल्यू होती है करंट इनटू एरिया, तो उसकी वैल्यू करंट इनटू एरिया डाल दिया। अब जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ओके, तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्न एक है, ठीक है, तो उसके केस में तो थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन को। ओके, तो यहाँ पर है हम अब अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्न एक है तो ये फॉर्मूला आता है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स n हो जाती मान लो, क्योंकि उसके अंदर n टर्न्स थी ना, जो सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर हमने टर्न्स मार रखी हैं वायर की, वो मान लो n है वो, तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर। ठीक है, तो एक हमारे पास इसके केस में एक स्प्रिंग लगा होता है, ठीक है, क्योंकि एक बार जैसे ही गैल्वेनोमीटर पे करंट फ्लो किया तो नीडल की डिफ्लेक्शन होगी, अब उस नीडल को वापस भी तो कोई लेके आएगा ना, तो स्प्रिंग की वजह से वापस आती है। तो स्प्रिंग की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है उसकी वैल्यू हम इतनी लिख देते हैं k इंटू थीटा, है ना, k टॉर्सनल कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये दोनों टॉर्क को हमने इक्वल रख देना है, मतलब किसी भी इक्विलिब्रियम टाइम पर ये जो रिस्टोरिंग टॉर्क है, मतलब ये रिस्टोरिंग मतलब ये उसको वापस लेके आएगा नीडल को, एंड ये जो करंट की वजह से टॉर्क है, इन दोनों को इक्वल रख देंगे तभी तो वो बैलेंस होगा। तो इक्वल रखने के बाद ये आ जाएगा एन आई ए बी इज इक्वल टू के इंटू थीटा। तो आई यहाँ से निकाल लेना है, बाकी टर्म नीचे ले जानी है। ठीक है, तो ये जो है थीटा का कॉफिशेंट, मतलब ये जो भी बना है, इसको हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ये लिख रखा है यहाँ पर, इसकी वैल्यू थोड़ी के डिवाइडेड बाई एन ए एम याद रखना है। दिस वैल्यू इज कॉल्ड दी गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ठीक है, एंड आगे एक टर्म आएगी थीटा डिवाइडेड बाय आई। अगर हम इसको इधर लिख लूँ ना, मैं आई को नीचे लिख जाऊँ थीटा डिवाइडेड बाय आई, और इस टर्म को लेफ्ट साइड ले जाऊँ, तो उसको हम बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। वो हम आगे देखेंगे अभी। ठीक है, तो उसके बाद आई क्या है करंट सेंसिटिविटी, तो डेट इज इक्वल टू द थीटा बाय आई। यहीं से तुमने क्या करना है, आई को इधर लिख देना है और इस टर्म को उधर, तो एन ए बी डिवाइड बाय के आ गया, मतलब थीटा बाय आई किसके को लगा, एन ए बी डिवाइड बाय के। दिस टर्म इज कॉल्ड द करंट सेंसिटिविटी। ठीक है, इसी तरह टर्म वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है, तो उसके लिए क्या करना है कि करंट है नीचे आई है, दोनों टर्म से आर से मल्टीप्लाई कर दो नीचे, तो आर से जैसे दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई इंटू आर क्या आ जाएगा वी, और इधर नीचे आर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास आई इंटू आर इधर, और इधर नीचे आर आ गया, तो एन ए बी डिवाइड बाय के आर हमारे पास क्या आ गया नीचे। दिस टर्म इज कॉल्ड दी वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रखा है अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दें तो वोल्टेज सेंसिटिविटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, डस नॉट। ओके, लिखा हुआ है आगे आ जाएगा डस नॉट डिपेंड। वो इस वजह से क्योंकि नंबर ऑफ टर्न डबल करने पर एन अगर डबल हो गया तो लेंथ डबल करने पर रेजिस्टेंस भी तो डबल हो जाएगा ना, रेजिस्टेंस तो लेंथ पे डिपेंड करता है, आर इक्वल टू रो एल वाई होता है, तो रेजिस्टेंस भी डबल होगा, तो डबल डबल दोनों फैक्टर कैंसिल हो जाने हैं। मतलब वोल्टेज सेंसिटिविटी पर टर्न्स को डबल करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि जो करंट सेंसिटिविटी होती है, ये जो लिख रखी है थीटा बाई आई, इसके केस में अगर हम मतलब एन को डबल करते हैं तो करंट सेंसिटिविटी डबल हो जाएगी एन डबल करने पर, है ना। लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी डबल नहीं होती अगर हम एन को डबल करें, क्योंकि रेजिस्टेंस भी उसके केस में डबल हो जाता है, क्योंकि नीचे आर फैक्टर आ रहा है ना, तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो यही लिखा हुआ है आगे। ठीक है, यहाँ पर जो लिख रखा है तुम अगर देखोगे, है ना, कि बिकॉज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इंक्रीजेज बाय सेम फैक्टर बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न करंट सेंसिटिविटी, ये आल्सो इंक्रीजेज लिख दिया इसने गलत, बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न करंट सेंसिटिविटी डज नॉट इंक्रीज, ये लिखना था। ठीक है, तो इसको तुम थोड़ा करेक्ट कर लेना चाहिए। आगे हमने क्या करना है, मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है उसको हमने देखना है। तो वैसे हमने इस चीज़ को पीछे हमने देखा ही है। ठीक है, जब हम ये पढ़ रहे थे मैग्नेटिक मूवमेंट लिख रहे थे, करंट कैरिंग कॉइल की वजह के, करंट कैरिंग कॉइल के ऊपर कितना डाइपोल लगता है ना, टॉर्क कितना लगता है करंट कैरिंग कॉइल के ऊपर, टॉर्क की जो वैल्यू थी उसके अंदर भी हमने इसी का यूज़ किया था, तुम्हें याद है होगा कि करंट इनटू एरिया का। तो होता क्या है कि यहाँ पे अगर हम समझे इसको कि इस तरह हमारे पास सपोज कोई वायर पड़ी हुई है ना, इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है और करंट की डायरेक्शन बना रखी है, देखो ऐसे, है ना, जैसे कर्सर घूम रहा है ऐसे करंट की डायरेक्शन है, यहाँ पर लेफ्ट है यहाँ पर राइट, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और ये परपेंडिकुलर टू प्लेन है जो कॉइल है ये पड़ी हुई,
तो होगा क्या कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होएगी, इस कॉयल के अंदर होएगी ऊपर को, कॉयल के बाहर होएगी नीचे को। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होती है, जहाँ पे देखो बना भी रखी है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर को है कॉयल के अंदर, है ना, ऊपर को है डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये वाले जो दो सर्कल से बना रखे हैं, और बाहर डायरेक्शन हो जाएगी डाउन, है ना। तो ये ऐसे ही होती है, एक कॉयल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होती है जैसे हमारे पास एक बार मैग्नेट की वजह से होती है। मतलब एक कॉयल जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वैसी आ जाती है जैसे एक बार मैग्नेटिक की वजह से आती है। इनसाइड होती है डाउन टू अप, आउटसाइड अप टू डाउन। इसी वजह से हम ऐसा कहते हैं कि ये जो हमारे पास करंट कैरिंग कॉयल है, ये हमारे पास डाइपोल की तरह बिहेव करती है। मतलब ये कि इसका एक पोल हमारे पास डाउन हो जाएगा, एक पोल अप हो जाएगा, एक को हम नॉर्थ बोलेंगे, एक को साउथ बोलेंगे, जैसे ये फिगर में दिखा भी रखा है ना, कि एक नॉर्थ होता है एक साउथ होता है जैसे बार मैग्नेट का, उसी तरह इसका भी पोल हम ऐसे मान लेंगे, एक ऊपर नॉर्थ एक नीचे साउथ। तो ये आ जाएगा अपने पास, ठीक है। तो मतलब ये हो गया कि क्लोज करंट कैरिंग लूप बिहेव एज अ डाइपोल, वो डाइपोल की तरह बिहेव करती है। मतलब क्लोज करंट कैरिंग लूप है जिसके अंदर, मतलब लूप के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो ऐसे बिहेव करती है जैसे हमारे पास बार मैग्नेट हो, है ना, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड है जो, वो उसी के साथ बिल्कुल बैच करती है बार मैग्नेट के साथ, है ना। तो ये आ जाएगा अपने पास। आगे हमारे पास है ये, है ना, एटम हैज अ मैग्नेटिक डाइपोल। तो हम कैसे निकाल लेंगे, हमें फॉर्मूला पता चल गया मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का, कितना फॉर्मूला होता है, करंट इनटू एरिया। तो हमारे पास ये बिल्कुल क्लोज इस तरह से एक वायर है, उसकी वजह से हमने अब मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट निकालना है। तो वो कैसे निकाल लेंगे, अगर क्लोज वायर है, करंट उसमें फ्लो जो कर रहा है उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन है जिसकी वेलोसिटी v है, v वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, रेडियस इसका r है, ये हमारे पास ये जो सर्कुलर कॉयल है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी आ जाएगी जो हमने निकालनी है, डेट इज द करंट इनटू एरिया। तो करंट किसके इक्वल होता है, चार्ज बाय टाइम के। तो चार्ज कितना लिख देंगे, चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो ई है, लेकिन टाइम कितना लगेगा इसको घूमने में, तो डेट इज इक्वल टू 2 पाई आर, जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करना है डिवाइडेड बाय जिस वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा v से, तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाय v टाइम की वैल्यू आ जाएगी। टाइम किसके इक्वल होता है, 2 डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, ये डी बाई वी लिख रखा है, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय v। और एरिया कितना है इस कॉइल का, पाई आर स्क्वायर, तो एरिया पाई आर स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से आर कैंसिल हो गया, ठीक है, ये तुम देख रहे हो, तो आर से आर कैंसिल होगा, पाई से पाई भी कैंसिल, तो ये टर्म बचेगी यहाँ पे जो बच रही है। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आ जाएगी इसके केस में, है ना। ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन घूम रहा है सर्कुलर वायर में किसी वेलोसिटी v से, इसका रेडियस सर्कुलर वायर का आ रहा है, तो ये आ जाएगी। इसको थोड़ा सा हमने चेंज करना है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम की टर्म में। तो चेंज कैसे करेंगे, m से मल्टीप्लाई कर दो m से डिवाइड। तो m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड करने से क्या होगा, ये जो टर्म है हमारे पास, ओके, v r m, ओके, ये जो टर्म है इसको हम एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, l। r क्रॉस p होता है ना, पिछली क्लास में पढ़ा होगा, r क्रॉस p होता है एंगुलर मोमेंटम। तो p तो m भी होता है, तो m भी तो p हो गया, r हमारे पास वो आ गया उसका r फैक्टर, तो r क्रॉस p मतलब दिस इज r क्रॉस p। तो इसको तो हम l लिखते हैं, तो इसकी जगह पर हमने l लिख देना है। तो m कितना आ गया, ये वैल्यू आ जाएगी e l डिवाइडेड बाई 2m, ठीक है। l ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, m हमारे पास क्या है, डाइपोल मूवमेंट है, तो ये आ जाएगा। अब हम इसको क्वांटम मैकेनिक्स का थोड़ा सा वो कॉन्सेप्ट यूज करके इसकी वैल्यू निकालेंगे इसके केस में, है ना, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन तो क्वांटम पार्टिकल है ना, मतलब छोटा पार्टिकल है। इसके केस में हम m की क्या वैल्यू आ जाएगी उसको थोड़ा सा आगे देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी टॉपिक है जो स्कूल में बहुत पूछते हैं इसको, ठीक है। ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मतलब एटम एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ऊपर लिखा हुआ है वही फैक्टर जो यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है ना, ई एल डिवाइडेड बाई 2m। अब l कितना होता है बोर थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो क्वांटम मैकेनिक्स में होता है, तुमने +1 में भी पढ़ा होगा एटम वाले चैप्टर में, इट इज एन एच डिवाइड बाई 2 पाई इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई, है ना। l इसके इक्वल होता है, तो l की वैल्यू ये डाल देनी है। तो ये डालने के बाद m इतना आ रहा है, जो सारा सॉल्व करने के बाद मल्टीप्लाई करना है बस, तो m इतना आ गया हमारे पास। m जो इतना आ गया है, थोड़ा सा स्क्रीन एक बार और इसको थोड़ा बड़ा देख लेते हैं हम। तो m जो हमारे पास आ चुका है ये, तो
एन की वैल्यू अगर 1 हो जाए, अब एन क्या है, एन तो इंटीजर है, ये 1 2 3 ऐसे जाएगा, एन की वैल्यू 1 रख देंगे तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एम की, क्योंकि एन की मिनिमम वैल्यू 1 है, तो 1 रखने पर एम की मिनिमम वैल्यू जो आ जाएगी ये, इसी वैल्यू को हम बोर मैग्नेटॉन बोलते हैं, ये नीचे लिखा हुआ है ना, मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ द एंगुलर मैग्नेटिक मूवमेंट possessed by an electron in an atom that is called the बोर मैग्नेटॉन, है ना। तो फर्स्ट ऑर्बिट में जो हाइड्रोजन एटम के जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होएगा उसी को बोर मैग्नेटॉन बोलते हैं, दैट इज दिस वैल्यू। एंड जब सारी वैल्यू भर देंगे EH4πm, सब तो कांस्टेंट है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो सब कुछ भरने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट निकल के आता है वो इतना निकल के आता है 9.27 × 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस बोर मैग्नेटॉन, है ना। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है, पूछते भी होते हैं बहुत बार कि बोर मैग्नेटॉन क्या होता है, ठीक है। तो बोर मैग्नेटॉन क्या होता है कि इट इज अ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ फर्स्ट शेल ऑफ द हाइड्रोजन एटम, उसको हम क्या बोलते हैं, बोर मैग्नेटॉन, और उसकी वैल्यू ये आ जाती है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये जो हमने ऊपर लिखा हुआ है ना, m इज इक्वल टू दिस वैल्यू, है ना। तो अगर हम इसको l को नीचे लिख दें m के, तो m/l किसके इक्वल आ जाएगा, E/2m के। तो मतलब दिस इज मैग्नेटिक मूवमेंट डिवाइडेड बाय दिस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम l, ये किसके इक्वल होता है, E/2m के। E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, m हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मतलब ये जो हमारे पास एक रिजल्ट है ना, इसको हम आगे यूज करते हैं, ठीक है। कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चंस होते हैं, उसमें हम इसको यूज करते हैं फॉर रोटेटिंग बॉडीज। तो फिलहाल तो हम नहीं पढ़ रहे इसको, ओके। तो ये लेकिन टॉपिक जो पढ़ा है वो बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें लिखवा रखा है। तो इतना ही अगर आज हम देखेंगे, ओके। तो यहाँ तक तुमने देख लेना है। बाकी जो अगला टॉपिक है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल ऑफ द बार मैग्नेट, बड़ा सिंपल है, ये वैसा ही है जैसा हमने मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था एक्सियल लाइन के ऊपर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, बिल्कुल सेम है ये उसके। तो तुम खुद भी देख सकते हो, ओके, इस चीज़ को। तो आज हम लेकिन यहाँ पर बोर मैग्नेटॉन तक ही इसको देखेंगे।